गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं सिटीजन से, और इस टॉपिक पे हम बहुत सारी परिचर्चा करेंगे। दरअसल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उड़ान फाउंडेशन का, जिनके बैनर तले मुझे आप लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुँचाने का मौका मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों के प्रेम का, विश्वास का, कि आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी दौरान में एक नई श्रृंखला जोड़ते हुए हम लोग 1 अगस्त यानी कल से एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बेसिकली अभी तक हमारी क्लासेस थोड़ी सी अव्यवस्थित रही हैं, लेकिन कल से हमारी आप लोगों को क्लासेस व्यवस्थित मिलेंगी और डेली प्रोवाइड कराएंगे। 2 चीजें हम इसमें नई करने जा रहे हैं। पहली चीज ये है कि जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बेसिकली उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मैं क्लास के दौरान, जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी उस दौरान लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा। दूसरा, कल से आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पर क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी कम से कम। जैसे सपोज दैट पॉलिटी का हिस्ट्री का क्लास हो सकता है, पॉलिटी का ज्योग्राफी का क्लास हो सकता है, पॉलिटी का साइंस का क्लास हो सकता है। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार आप लोगों के लिए अरेंजमेंट करेंगे। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और इस उड़ान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस की, और आपके जितने भी जानने वाले परिचित लोग हैं उनको भी इसके माध्यम से काफी कुछ लाभ पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। चलिए मित्रों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, और हमारा आज का टॉपिक है नागरिकता या सिटीजनशिप। इस टॉपिक में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस पहले ही शब्द को, जो कि हमें दिखा ही दे रहा है कि नागरिकता यहां पर लिखा गया है। तो सबसे पहले इस नागरिकता के भिन्न अवयवों पे जांच पड़ताल कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। नागरिकता की अगर बात करें तो सबसे पहला जो बिंदु उभर करके आता है वो है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, या नागरिकता का अर्थ क्या है। अगर हम नागरिकता के अर्थ की चर्चा करें तो प्रश्न उठता है कि नागरिकता क्या है या इसका अर्थ क्या है। इसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो नागरिकता किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों और उस देश के बीच विधि के अधीन एक कानूनी संबंध होता है। यानी अगर कोई नागरिक स्थायी तौर पर या कोई व्यक्ति स्थायी तौर पर किसी देश में निवास कर रहा है, तो उस देश की जो विधि है, दरअसल उस विधि के तहत उस व्यक्ति और उस देश में एक कानूनी संबंध होगा। कानूनी संबंध इसलिए क्योंकि विधि के तहत ही यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति नागरिक माना जाएगा या कौन सा व्यक्ति नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नागरिकता का अर्थ क्या है। बेसिकली इसका अर्थ है विधि के अधीन, विधि के अधीन राज्य व नागरिक के मध्य, नागरिक के मध्य कानूनी संबंध, कानूनी संबंध। आप लोगों को अर्थ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस नागरिकता का महत्व क्या है। अगर हम इस नागरिकता के महत्व की बात करें तो दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप। इसका महत्व यह अपने राज्य के व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार उपलब्ध कराता है। इस राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी अपने देश के संविधान के प्रति, राज्य के संविधान के प्रति निष्ठा रहती है। और तीसरा, वे व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन करते हैं। दरअसल
ये 3 बिंदु प्रमुख हैं, लेकिन हम यहां पर एक महत्व लिख लेते हैं कि यह नागरिकों के कुछ विशेष उपलब्ध अवसर, कुछ विशेष अवसर उपलब्ध कराता है, अवसर उपलब्ध कराता है। ये क्या है? नागरिकता का महत्व। यानी सिटीजनशिप प्रोवाइड्स द स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर सिटीजन्स। महत्व के बाद अगर हम बात करें इसी महत्व के बिंदु में कि विशेष अवसर क्या है, विशेष अवसर में पिछली क्लासेस में हमने मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था। तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल नागरिकों के ही लिए उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिकल 15, 15, आर्टिकल 16, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली किसी दूसरे देश के निवासियों के लिए नहीं है। अगर वो भारत में भ्रमण करने आते हैं या कुछ दिन निवास करने के लिए आते हैं, तब भी इन आर्टिकल्स का लाभ उन लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं नागरिकता में। यहां पर 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, जैसे ये जानना कि आखिर नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है, यानी नागरिकता की प्राप्ति के तरीके क्या है, नागरिकता की प्राप्ति के तरीके क्या है, और क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिसके द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द सिटीजनशिप? अगर हम इसकी प्राप्ति के तरीके की बात करें तो बेसिकली संविधान में 5 तरीकों पर बात करेंगे। इन 5 तरीकों को हम लोग यहां एक्सप्लेन करेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है नागरिकता प्राप्ति का है वो है बाई बर्थ। बाई बर्थ, अगर हम बाई बर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जन्म से, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, अब इसको और भी डिटेल में समझेंगे। दूसरा, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है वंश क्रम द्वारा, वंश क्रम द्वारा, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का वंश का कोई भी व्यक्ति, यानी उसके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। बाय डिसेंट के बाद है तीसरा पॉइंट, बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है लेकिन फिर भी भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो वह पंजीकरण करा करके भारत का नागरिक बन सकता है। चौथा जो तरीका है वह है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशीयकरण, देशीयकरण द्वारा, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत की संस्कृति से घुल मिल जाता है और अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके भारतीय नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है तो वह व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन के अलावा जो 5वां पॉइंट है वो है बाय एसोसिएशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ भूभाग के अधिग्रहण द्वारा।
भाग के अधिग्रहण द्वारा। इसका अर्थ हुआ कि अगर भारत में कोई भी भाग या किसी भी दूसरे देश का भाग शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह जो हिस्सा होगा, उस हिस्से में रहने वाले जो निवासी होंगे, वह राज्य डिसाइड करेगा या भारत डिसाइड करेगा कि किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी अथवा भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब प्राप्ति के तरीके हमने जान लिए, लेकिन ये जानना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर जो प्राप्ति के तरीके हैं यह संविधान में कहां पर वर्णित हैं। अगर हम इनको संविधान में प्राप्ति के तरीके की बात करें तो ये संविधान के भाग 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नागरिकता विषय है, ये नागरिकता विषय भी संविधान के किस पार्ट में है, ये बेसिकली संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अलावा अगर हम बात करें कि नागरिकता या सिटीजनशिप किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक है, तो ये है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक। तीसरी बात करें कि ये जो नागरिकता का प्रावधान है, बेसिकली इस नागरिकता के प्रावधान का रिसोर्स क्या है, यानी इसका स्रोत क्या है। तो इसका जो स्रोत है, बेसिकली वो स्रोत है क्या, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारत में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। और चौथी चीज है कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अगर हम बात करें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रचलित है, तो याद रखना होगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रचलन है। एकल नागरिकता का मतलब है यूनिफॉर्मिसिटी, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति भारत का ही नागरिक होगा, वह किसी भी राज्य विशेष का, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का नागरिक है तब भी वह भारत का नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का नागरिक है तब भी वह भारत का नागरिक है, अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का नागरिक है तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी उस व्यक्ति को 2 प्रकार की नागरिकता नहीं प्रदान की गई। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वह व्यक्ति भारत में कहीं भी भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र है, भारत में कहीं भी स्थायी तौर पर निवास करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में उपलब्ध है। अब यहाँ पर यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो एकल नागरिकता शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या इस एकल नागरिकता का वर्णन संविधान में नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना होगा कि यह शब्द केवल कौन सा, एकल नागरिकता वाला, संविधान में वर्णित नहीं है। यानी इस शब्द की व्याख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, लेकिन जो प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई जाती है उस प्रक्रिया के आधार पर हमारे संविधान को एकल नागरिकता वाला संविधान कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या कहीं पर दोहरी नागरिकता भी होती है? हाँ, अगर आप अमेरिका को देखें, स्विट्जरलैंड को देखें तो वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति देश का तो नागरिक है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उस देश के अंतर्गत आने वाले स्टेट्स का भी नागरिक है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को 2 प्रकार की नागरिकताएं प्राप्त हैं, पहली देश की और दूसरी राज्य की। यानी अगर कोई व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया का नागरिक है तो वह व्यक्ति न्यूयॉर्क का भी नागरिक है। इसका मतलब हुआ कि न्यूयॉर्क का व्यक्ति अगर यूएसए के अंतर्गत आने वाले किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो यूएसए के अंतर्गत आने वाला दूसरा देश उस व्यक्ति के आगमन पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसी परिकल्पना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई कि भारत का कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, बल्कि हमारा भारत का संविधान कहता है कि भारत में केवल एक व्यक्ति है जो भारत का ही नागरिक है, वह किसी राज्य विशेष का नागरिक नहीं है। अब देखिएगा, संविधान में वर्णित नहीं है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी नोट करना है, दोहरी जो नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, जैसा कि मैं अभी आपको बताया, तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है।
वर्णन नहीं है। अब है तो इस दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो बेसिकली इन देशों में है। मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, ये यूएसए में है, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, यानी यहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अब हम लोग इस पे और भी डिटेल बात करेंगे। अभी इन सारे पॉइंट्स को मैं डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा। अभी पहले आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझाना होगा, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, साथ ही आप लोगों को अगर कोई भी विषय वस्तु समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स दे सकते हैं। आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हम लोग प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने विचार रखें तो अपने विचारों को बहुत ही संतुलित तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि हम उनका उत्तर बहुत ही सहज भाव से आपको दे पाए। अब देखिएगा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। चलिए, अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो प्रश्न उठता है, मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का वर्णन है। अब बच्चों, हम लोग नागरिकता की समाप्ति पे बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसके डिटेल में आएंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है कि नागरिकता किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है, यानी अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नागरिकता की समाप्ति पर। अगर हम नागरिकता की समाप्ति पर बात करें तो बेसिकली भारतीय संविधान में 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप का एंड हो सकता है, इसको समाप्त कर सकते हैं, इसका प्रोहिबिशन हो सकता है। देखिए, समाप्ति बेसिकली 3 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। ये तीनों तरीके कौन से हैं? सबसे पहले है बाय रिनोंसिएशन। बाय रिनोंसिएशन, बाय रिनोंसिएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्वेच्छा से परित्याग हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता का परित्याग करना चाहता है, नागरिकता को छोड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। वो अपनी स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। बाय रिनोंसिएशन के बाद दूसरा जो पॉइंट है बेसिकली वो है बाय टर्मिनेशन। इस बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसको हम लोग कहेंगे पर्यावसान द्वारा, यानी अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसी क्षण उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा जो तरीका है वो है बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन का मतलब है नागरिकता छीनना या नागरिकता को समाप्त कर देना, यानी ना छीन कर। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसके कारण भारतीय संविधान का किसी प्रकार का अहित हो रहा है, भारतीय संविधान की गरिमा बाधित हो रही है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है या उसकी नागरिकता को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तो पहले इन तीनों पे हम लोग बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं और कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर एक करके पॉइंट आते हैं। अब दूसरी चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों को, मैंने आपको बताया कि ये जो नागरिकता है बेसिकली अगर हम इस नागरिकता की बात करें तो ये नागरिकता का जो प्रावधान है वो 2 तरह के हैं। मैंने आपको बताया कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी, यानी व्हाट इज द अचीवमेंट प्रोसेस, एक्सेप्टिंग प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप, और व्हाट इज द फिनिशिंग और एंडिंग प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप। बेसिकली अगर हम इन दोनों का विस्तार से वर्णन करें तो विस्तार से वर्णन करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि ये दोनों तरीके संविधान में कहां पर वर्णित हैं। बेसिकली इन दोनों की जो जानकारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 हमें प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 11 में बेसिकली क्या कहा गया है? ये कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का
विधि के तहत विनियमन किया जाना। इसका मतलब हुआ कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी और नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाएगा, इन दोनों के बारे में जो अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल में संसद को मिले हुए हैं, आर्टिकल 11 में। और संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि के तहत विनियमन किया जाना, इसी के तहत संसद ने सबसे पहले एक एक्ट पारित किया था जिसे हम लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के नाम से जानते हैं। और बेसिकली इसी सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से ये सारे जो प्रोसेस है वो हमें उपलब्ध कराए गए। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का मतलब होता है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। दरअसल ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, ये बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का प्रोवाइड कराया गया इन 1955, यानी हम इस एक्ट को इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के नाम से भी जानते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जो नागरिकता की समाप्ति का तरीका है, जो नागरिकता की प्राप्ति का तरीका है, यह बेसिकली संसद ने हमें स्पष्ट किया किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 11 के द्वारा संसद को अधिकार देकर के। और आर्टिकल 11 ने एक नया कानून बनाया, इसको हम लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1955 ईस्वी में पारित हुआ। चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं और एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहां भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को किसी प्रकार की। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि नागरिकता की प्राप्ति के तरीके क्या है। प्राप्ति के तरीकों पर तो ये तो आप लोगों को ज्ञात हो गया कि नागरिकता किन तरीकों से प्राप्त हो जाएगी। तो नागरिकता की प्राप्ति के तरीके में सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, बाई बर्थ वाला। अब बाई बर्थ वाला, इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। दरअसल इस बाई बर्थ या जन्म के द्वारा जो नागरिकता उपलब्ध कराई गई है, इसमें 3 दिनांक की डेट्स बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है। जैसे पहली जो डेट है वो क्या है, वो डेट है 26 जनवरी 1950। दूसरी जो डेट है वो है 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987। और तीसरी जो डेट है वो है 3 दिसंबर 2004। अब देखिए, मैंने यहां 3 डेट्स क्यों लिखी, इसके पीछे भी कारण तो जान लेते हैं। इसको जान लेते हैं तो सबसे पहले जाने कि बाई बर्थ में ये डेट महत्वपूर्ण है। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद भारत में हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अगर वह व्यक्ति कोई विदेशी है, भारतीय नागरिक नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी उस भारत में जन्म लेने वाले विदेशी व्यक्ति को भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा? जी बिल्कुल। अगर किसी भी बच्चे का जन्म या व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 ईस्वी तक हुआ है, तब वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे उसके माता पिता, पितामह पितामही यानी दादा परदादा दादी परदादी में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है और उसने इस दौरान भारत में जन्म लिया है, तब भी वह व्यक्ति क्या होगा? भारतीय नागरिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? माता पिता हेतु भारतीय होना आवश्यक नहीं है।
भारतीय होना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका दूसरा अर्थ यह निकला कि व्यक्ति विदेशी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, हो सकता है। अब व्यक्ति फॉरेनर भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? वह व्यक्ति इंडियन सिटीजन माना जाएगा, भारतीय नागरिक माना जाएगा। सिटीजन या भारतीय नागरिक माना जाएगा। अब देखिए, हम लोग दूसरी डेट पे आ जाते हैं। दूसरी डेट यहां पर है 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के मध्य। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, तो यहां पर केवल वही व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा जिसके माता या पिता में से, माता पिता में से कोई भी भारतीय होना चाहिए। यानी अगर 1 जुलाई 1987 ईस्वी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति भारत में जन्म लिया है जिसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं है, तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ये दो बिंदु यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के लागू होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 ईस्वी तक भारत में पैदा हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं है, तब भी ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के मध्य भारत में पैदा हुआ है, तो इस दौरान माता या पिता में से कोई भी भारतीय होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर एक तीसरी डेट और ले लेते हैं, जो है 3 दिसंबर 2004 से टिल टुडे मीन्स आज तक। तो अगर ये कंडीशन आती है कि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लिया है, तो यहां पर वह व्यक्ति भारतीय नागरिक कब माना जाएगा? माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। यानी कोई भी मदर या फादर में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये जो ये वाली कंडीशन है, ये इस कंडीशन से अलग कैसे है? यहां पर उन व्यक्तियों को भी नागरिकता उपलब्ध करा दी जाएगी किन्हें? जिन्होंने माने माता या पिता ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो। भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो मीन्स अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे तरीके से भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति इस दौरान अगर भारतीय नागरिक है, तब भी उनके बच्चे क्या माने जाएंगे? भारतीय नागरिक माना जाएंगे। तो ये वाली जो डेट है, इनके बीच का कॉम्बिनेशन इस डेट की कॉम्बिनेशन से बहुत अलग है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जन्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से भारतीय नागरिक बन सकता है। अब देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स को। थोड़ा सा
कभी आपको लगता होगा बोरियत होती है, तो एक्चुअल में यहाँ पे बोरियत जैसा कोई प्रश्न नहीं उठता। होता क्या है कि जब हम लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पर अकेले होते हैं, तो हंसने और मुस्कुराने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, हमें आपके लिए करना है और हम निरंतर अपनी सेवाएं आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप लोग बोर मत होइएगा, मस्ती लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ उन सबको क्वेश्चनाइज भी कवर कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा वीडियो देखना है, ताकि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाए। अब देखिए, बाय बर्थ के बाद जो दूसरा प्रमुख बिंदु है वो क्या है? बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का अर्थ क्या है? वंश क्रम द्वारा। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि आखिर वंश क्रम के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारत में जन्मा नहीं है, लेकिन उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने वंश का लाभ उठा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति का मतलब है उसके दादा या दादी, उसके पितामह या पितामही में से कोई भी एक व्यक्ति भारतीय है और उनके नाती ने या फिर उनके बच्चे ने दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वह बच्चा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और उसकी भारत की नागरिकता की प्राप्ति का जो आधार होगा वह क्या होगा? बाय डिसेंट या वंश क्रम द्वारा। लेकिन इसमें भी एक डेट निर्धारित की गई है। यहां पर भी डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 और इसके बाद है 3 दिसंबर 2004। अब इन तीनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। आप देखिए, यहां पर क्या जरूरी है वंश क्रम के लिए कि माता या माता पिता का भारतीय होना अनिवार्य है। भारतीय होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि माता और पिता दोनों क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, तभी उस व्यक्ति को वंश क्रम का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर हम इन दोनों की बात करें, 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के मध्य, तो यहां पर इस प्रावधान को बदल दिया गया। यहां पर कहा गया माता या पिता में से, माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस तिथि के मध्य भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसके बच्चे इस डिसेंट प्रोसेस के द्वारा या वंश क्रम के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरी कि 3 दिसंबर 2004 से लेकर के टिल टुडे, आज तक, अगर हम इस तिथि की बात करें, तो इस तिथि के द्वारा भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब देखिए, बाय डिसेंट के बाद अगला जो चौथा प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस है, वो है बाय रजिस्ट्रेशन। मीन्स पंजीकरण द्वारा। तो बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण का क्या अर्थ है? पंजीकरण का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा लेता है और उसको पार्लियामेंट के द्वारा या संसद के द्वारा यह अनुमति दे दी जाती है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बनने के लायक है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता उपलब्ध करा दी जाएगी।
अब देखिए बाय रजिस्ट्रेशन में बात करें तो पंजीकरण का अर्थ क्या है। पंजीकरण का अर्थ तो आप लोगों को बता दिया कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। यानी वह जो व्यक्ति है 7 इयर्स पूर्व से भारत में रह रहा हूं, अब कोई भी दूसरा व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो निश्चित तौर पर वीजा के आधार पर रह रहा होगा, तो वह व्यक्ति पंजीकरण करा करके भारतीय नागरिक बन सकता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा वह व्यक्ति पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति किसी भी दूसरे देश की सहायता न करे किसी भी प्रकार से, या वह व्यक्ति युद्ध काल की स्थिति में दूसरे देश का से व्यापार न करे। वर्तमान स्थिति को ले लीजिए, अभी हमारे चीन के साथ हालात खराब चल रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया है और वह व्यक्ति चीन के साथ बिजनेस करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो मिनिमम टाइम बाउंडेशन है भारत में रहने का वो कितना है, 7 इयर्स। अब देखिए बाय रजिस्ट्रेशन के बाद चौथा पॉइंट आता है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब है देशीयकरण के द्वारा। तो अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे लेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नेचुरलाइजेशन या देशीकरण के द्वारा केवल किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, इसके द्वारा केवल विदेशी राजदूतों को नागरिकता उपलब्ध कराई जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो भारतीय दूतावास में कर्मचारी हों, उनके बच्चों को, भारत में विदेशी दूत के तौर पर नियुक्त हों, उनके बच्चों को, और ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 12 वर्ष से भारत में रह रहे हों, तभी वह व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब भारत में रह रहे हो, लेकिन इसके साथ भी कुछ कंडीशन है कि वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, यानी 22 भाषाओं या 22 लैंग्वेजेस में से कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखता हो, एक भाषा का ज्ञान रखता हो। यानी ये ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो नेचुरलाइजेशन या देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। अगर उसे 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा नहीं आती है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता देशीकरण के माध्यम से नहीं ले सकता। आप जानते हैं कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रोसेस पर और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं उदाहरण के साथ। अब देखिएगा, यहां पर हम लोग अगला लास्ट पॉइंट लेते हैं नागरिकता प्राप्ति के तरीके का। 5वां तरीका क्या है? बेसिकली ये है बाय एसोसिएशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए एक ये प्रोसीजर और है। कैसा प्रोसीजर है? इसका मतलब भूभाग के अधिग्रहण द्वारा। यानी अगर भारत के द्वारा किसी दूसरे देश का कुछ क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया जाता है या भारत में शामिल कर लिया जाता है
तो भारत यह डिसाइड कर सकता है कि उसके किस हिस्से में रहने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी या भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भूभाग के अधिग्रहण द्वारा, यानी इसका अगर उदाहरण अगर हम लें तो कहेंगे कि पहले सिक्किम भारत का भाग नहीं था, न स्वतंत्रता के समय था और न ही संविधान के बनने के समय था। 35वें संविधान संशोधन 1974 या 35th अमेंडमेंट 1974 के द्वारा इस सिक्किम को भारत में एक सह राज्य बनाया गया। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 या हम कह सकते हैं 36th अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या बना था? सिक्किम एक सहराज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी भारत के एक सहयोगी या पड़ोसी राज्य के रूप में अस्तित्व आया था, भारत के एक सहयोगी राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन 1975 के द्वारा जब भारत का पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम, तो सिक्किम में रहने वाले जो नागरिक थे उन नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई विधि के अधीन या विधि के तहत। तो आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा, किसी विदेशी क्षेत्र के अधिमिलन द्वारा, अभी देखिए कुछ दिनों पहले की घटना हम लोग देखते हैं 2016 में क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था। भारत ने अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया था और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में शामिल हो गया था। तो भारत ने जो क्षेत्र बांग्लादेश को दिया, उन नागरिकों को यह मौका दिया कि अगर वो चाहें तो भारत में निवास करके अपनी नागरिकता या सिटीजनशिप को बरकरार रख सकते हैं, और अगर वो बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से बांग्लादेश का जो क्षेत्र भारत में शामिल हुआ, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। अब देखिए, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, जो है नागरिकता की समाप्ति के तरीके। अब नागरिकता की समाप्ति के तरीकों की हम बात करें तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि नागरिकता किस व्यक्ति की समाप्त की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कोई भी भारतीय व्यक्ति, सपोज दैट मैं यहाँ अरुणाचल में रह रहा हूं और मेरी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर किस व्यक्ति की जा सकती है? बेसिकली यहां पर केवल दो व्यक्तियों की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहली, वह व्यक्ति जिसने बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जाएगा। और दूसरा, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है जिसने नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो, किसी भी अन्य तरीके से। यानी अगर कोई व्यक्ति भूभाग के सम्मेलन द्वारा भारतीय नागरिक बना है, अगर कोई व्यक्ति जन्म के द्वारा भारतीय नागरिक बना है, अगर कोई व्यक्ति वंश के द्वारा भारतीय नागरिक बना है, तो ऐसे व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। केवल देशीयकरण और पंजीकरण के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, उन्हीं की नागरिकता को समाप्त करने का भारत के संविधान में प्रावधान है। अब देखिए, प्रावधान तो है, क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बना है, अगर उसने भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का छल कपट किया है या गलत डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हैं, तो उस व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा को प्रकट नहीं किया है, तो उस व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने युद्ध स्थिति के दौरान या किसी ऐसे देश के साथ व्यापार किया है जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, या भारत उन देशों के साथ अपने संबंध समाप्त कर चुका है, ऐसे देशों के साथ अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अगर व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उस देश के नागरिकों की या किसी दूसरे देश की या शत्रु देश की सहायता करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
चलिए हम समाप्ति के तरीकों पर एक एक करके डिटेलली डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट लेते हैं, पहला कौन सा तरीका था जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है? बाय रिनोंसिएशन। बाय रिनोंसिएशन इसका मतलब क्या है कि स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का प्रावधान समाप्त करना चाहता है या कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता की समाप्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी स्वेच्छा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिक नहीं रहना चाहता तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की जो इंडियन सिटीजनशिप है वह इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। साथ ही उस व्यक्ति के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं यानी पत्नी, उस व्यक्ति के बच्चे, उनकी भी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उनका कोई भी बच्चा 18 साल के बाद अपनी नागरिकता को पुनः ग्रहण करना चाहता है वयस्क होने के बाद, तो उसके बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा उसकी भी नागरिकता समाप्त रहेगी। बाय रिनोंसिएशन को आप लोग समझ चुके होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था? बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था पर्यावसान द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो ऐसे व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति की इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि हमने तो सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरो हैं अक्षय कुमार, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली हुई है। तो भारतीय व्यक्ति के पास दो प्रकार की नागरिकता है। उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन उनकी इंडियन सिटीजनशिप क्यों समाप्त नहीं हुई? इसके पीछे कुछ कारण है। इसके बारे में हम लोग आगे चल करके डिटेल में वर्णन करेंगे जब मैं आपको ओसीआई, एनआरआई और पीआईओ के बारे में समझाऊंगा। तो बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या है? नागरिकता को छीन लेना, नागरिकता को छीनना या छीन लेना। किन किन स्थितियों में? यदि किसी व्यक्ति ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत के साथ किसी भी तरह का छल कपट किया, भारत के साथ अपनी निष्ठा को नहीं दिखाया, या फिर उसने गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की, या भारतीय देश में रहकर उसने किसी दूसरे ऐसे शत्रु देश के साथ संबंध रखे जिससे कि भारत संबंध नहीं रखना चाहता, या फिर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसकी नागरिकता को बाय टर्मिनेशन प्रोसेस से समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? बाय डेप्रिवेशन। बाय डेप्रिवेशन का अर्थ क्या है? यहां मैंने क्या बताया? स्वेच्छा के आधार पर। यहां क्या बताया? नागरिकता को छीन लेना। और बाय डेप्रिवेशन का अर्थ क्या बताया? इसका अर्थ बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिया है लेकिन उसने इस दौरान नागरिकता तो छीन लिया स्वेच्छा के आधार पे, लेकिन डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? नागरिकता से वंचित कर देना। अब नागरिकता से वंचित यहां पर किया गया लेकिन यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था? छीनने का मतलब पर्यावसान। पर्यावसान का मतलब है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना, नागरिकता ग्रहण कर लेना। लेकिन यहां पर दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करने से कोई भी संबंध नहीं है। यहां पर
केवल नागरिकता तभी समाप्त की जाएगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों की समाप्त की जाएगी जिन्होंने बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन यानी पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया है। अब जब इन्होंने नागरिकता को प्राप्त किया है, दूसरा, इन्होंने भारतीय नागरिकता को गलत तरीके से प्राप्त कर लिया तो भी इनकी नागरिकता समाप्त होगी। साथ ही अगर इन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त की 5 वर्ष का समय हुआ है और उस दौरान इन्हें किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर 2 वर्ष की कम से कम या न्यूनतम सजा सुना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता ली है, उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के अंदर मिनिमम 2 इयर्स की सजा प्राप्त होने पर उस व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन यहां पर यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश को बिना बताए या भारत को इंफॉर्मेशन दिए बिना लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये 2 प्रमुख तरीके हैं जो कि बाइक एप्लीकेशन में शामिल हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाय रिनोवेशन क्या है, बाय टर्मिनेशन क्या है और बाय एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पे नागरिकता को जो छीन लेना शब्द है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पर्यवसान के संदर्भ में है, यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने के संदर्भ में है। इसका मतलब नागरिकता से वंचित किया जाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, मुझे लग रहा है थोड़ी सी थकान भी है, क्योंकि दिन भर जॉब का प्रेशर और उस जॉब के साथ साथ ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नाइट में आप लोगों के लिए स्पेशली मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को क्लासेस उपलब्ध कराऊं। तो इसके आगे का अभी वीडियो बाकी है और बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करना बाकी हैं, उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी के प्रेम, विश्वास और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।